पाकिस्तानी फैंस की आंखें तरस गई हैं कि पाकिस्तान टीम की वो जीत को देख पाए। अब जब काफ़ी अरसे के बाद टीम पाकिस्तान को जीत मिलने ही लगी है तो मैं हैरान हूँ शान मसूद की कैप्टनसी पर। हर टीम की ख्वाहिश होती है कि आखिरी 10 या 15 ओवर उनको मिल जाए बॉलिंग में, वो अगली टीम को खिला लें। अब शान मसूद के जब मिल ही गए, पक्की पकाई देख मिल ही गई, तो शान मसूद का माइंडसेट देखे। आपने जस्ट एक फील्डर स्लिप पे लिया हुआ है और एक उसके साथ गली वाली साइड पे लिया हुआ है। मतलब जब आपने 2 आउट कर लिए इंग्लैंड के, आप भाई प्रेशर डाले। और यहाँ शान मसूद लास्ट कह रहे हैं, जितनी भी अभी सीरीज हुई हैं, शान मसूद ने यही गलतियों को दोहराया है, इसी गलतियों को ये संभालते आ रहे हैं। अब आखिर में जब 5 से 6 ओवर रहते थे, रूट खड़ा था, तभी आपके पास जो मौका था वो स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ज़्यादा जाता है। आप फील्डिंग उस तरीके से प्लेसमेंट करें, उस तरीके से क्रिएट करें कि रूट को पता चले कि अगर मैं स्वीप और स्वीप पे खेलने जाऊँगा तो मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। लेकिन शान मसूद की कैप्टनसी की मैं क्या बात करूं, फील्डिंग प्लेसमेंट आपकी टोटली रॉन्ग है। अगर कल ये गलती आप करते हैं फील्डिंग सेटलमेंट में, अगर आपकी फील्डिंग सेटिंग दुरुस्त नहीं होगी तो ये मैच आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए अब पाकिस्तानी फैंस को काफ़ी अर्से के बाद जब जीत मिलने ही लगी है तो इस जीत को पकड़ ले, उस जीत को दबोच ले, अब हाथ से जाने ना दे। साजिद खान, कामरान गुलाम, आगा और नमान अली, 4 बंदों की वजह से हम इस टेस्ट मैच में खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जाता है आकब जवेद को। वो बंदा जिसने आकर कहा कि कोई बात नहीं, इसी पिच पे हम दोबारा खेलेंगे। अब आकर हम स्पिनर लेकर आएंगे, इंग्लैंड को कहें कि वो 800 रन करके दिखाए। उसका बाप भी आ जाए बाज़ बॉल क्रिकेट का, यहाँ 800 क्या 400 रन भी नहीं होंगे अगर हम 4 स्पिनर के साथ जाएंगे, 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। 4 का मतलब आगा भी आपके साथ शामिल है। अब पाकिस्तान तकरीबन 70% जीत के करीब है। आगा सलमान आउट क्लास ब्रिलियंट, जिस बंदे ने दिन ब दिन अपने आप को निखारा है, टेल अंडर के साथ हमेशा दुनिया के सभी, जब पाकिस्तानी सभी बैट्समैन आउट हो जाते हैं, वो बंदा लास्ट तक खड़ा रहता है और पाकिस्तान को हमेशा उसने मुश्किलात से निकाला है। पाकिस्तान 70% जीत के करीब है। उसके बारे में बात करते दलान साहब के साथ। और उधर इंडिया 46 पे आउट हुआ। क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रोहित शर्मा पे क्या बात करूं। आपको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है जहां बॉल स्विंग होगा, और न्यूजीलैंड तो हमेशा इस चीज़ में पहचानी जाती है ओवरकास्ट कंडीशन में, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं। टीम साउथ की आप एज पे ना जाए, उसकी जो स्विंग है, लाइन लेंथ है, आज भी बेहतर है। उसी की वजह से मैट हेनरी और विलियम ओबे, जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि इसको थोड़ा सा संभल करके खेलिएगा, ये विकेट ले सकता है। तो दलान साहब, पाकिस्तान का मैच आप भी तरस रहे थे कि कब पाकिस्तान को जीत मिलेगी, और इस स्टेज पर आपने फील्डिंग प्लेसमेंट देखी कि सिर्फ एक स्लिप पर रखा हुआ, और पहली इनिंग्स में भी देखा जाए तो कोई गली पे फील्डर नहीं था, काफ़ी मतलब बैंड डक्ट के एज गए थे जहां कैच हो सकते, चांसेस बन सकते थे। अब आप इस चीज़ को कहां लेते हैं कि पाकिस्तान को मैच जीतने की फील्डिंग प्लेसमेंट ही सिर्फ दुरुस्त करनी पड़ेगी, या कल प्रेशर डालने के लिए मजीद कुछ करना पड़ेगा? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम पाकिस्तानी टीम की गलतियां तो हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि गलतियां निकालने के लिए जो है अभी मैच पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो खुशाइंद चीज़ है वो ये है कि हम ओवरऑल पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस जो है वो इस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त दी है, और अभी भी जो है उनके 2 विकेटें पाकिस्तान ने गिरा ली हैं, और जबकि 250 रन तकरीबन उनके अभी पीछे पड़े हुए हैं, वो जो कि पाकिस्तान दफ़ा कर सकता है उसका अच्छे तरीके से। तो मेरे ख्याल में आपकी सारी बातें जो हैं वो वैलिड हैं, अपनी जगह पे ठीक हैं। छोटी-मोटी गलतियाँ नोटिस की हैं हमने भी, शायद अगर उन चीज़ों को ना करते तो हो सकता था इंग्लैंड के 1 आध विकेट और भी मिल जाते। लेकिन कोई नहीं, अगर अब ये देखिए जिस तरह हम तज्ज़िया कर रहे हैं, इसी तरीके से तज्ज़िया निगार जो है अपना तज्ज़िया देंगे, और ज़ाहिर है जो प्लेयर्स हैं, अगर वो प्लेयर्स जो हैं अगर वो उस चीज़ों को सुने अच्छे तरीके से, तो इम्प्लीमेंट करें उन चीज़ों को ग्राउंड पे आके, तो कल को इंग्लैंड मजे को की आउट कर बात लेगा चेक पाकिस्तान। करें, जिन बंदों की वजह से हम ये मैच जीतने के करीब पहुंचे हुए हैं, उन बंदों को पता भी नहीं था कि हम सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे। साजिद खान का ये कहना है कि मैं तो घर में था, मुझे पता नहीं था। कामरान गुलाम को नहीं पता था कि मैं कब डेब्यू करूंगा, वो तो तरस चुका था। लेकिन जब अब उसके बल्ले से रन आए, अब तो फिर हमारे वो फॉर्मर कप्तान भी स्टोरियां लगाने पे पहुंच गए। हालांकि बिल्कुल। उनकी कैप्टनसी में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी कामरान गुलाम में। तो बात करने का मतलब ये है, इस चीज़ से एक चीज़ तो साबित हुई कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट है, बिल्कुल, यही अगर बात है। उनको प्रॉपर मौका दिया जाए। सिर्फ हम फैंस इसी सोच में रहते हैं जी, बाबर की प्लेसमेंट में कौन है, इसके मुतबादल कौन है। भाई जब तक आप किसी को चांस ही नहीं देंगे, मोहम्मद यूसुफ इसी वजह से चले गए, मोहम्मद हफीज के यही इख्तलाफात थे कि भाई टैलेंट डोमेस्टिक क्रिकेट को फिर खत्म ही कर दें जब आपने सिर्फ पर्ची और सिफारिश पर रखना है। आकब जवेद, वन एंड मैं कहता हूँ ब्रिलियंट,
आउटस्टैंडिंग, मैं सलूट पेश करता हूँ उस बंदे को, जिस तरीके से उस बंदे ने टैलेंट को लेकर आया। बिल्कुल वकार भाई, अब देखें जो आपने बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का टैलेंट, मैं मेरे बात जहन में भी यही था बिल्कुल, कि देखें आज भी अब पाकिस्तान इतनी मार खाने के बाद भी जब डोमेस्टिक क्रिकेट के सहारे पे चला है तो पाकिस्तान को रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। देखिए कितनी सीरीज़ें पाकिस्तान और कितने टेस्ट मैच लगातार हारने के बाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट वालों ने ही अब पाकिस्तान को एक जीत के किनारे पे पहुंचाया, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह इस चीज़ को हासिल कर पाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो जब पहले बैट्समैन जो हमारे गुजरे हैं, अहमद शहजाद हो गया, उमर अकमल, जो जितने भी टेस्ट बैट्समैन थे, ये जब से बंदे गए हैं उसके बाद नया जब पीएसएल पाकिस्तान के 2016 में पहला पीएसएल हुआ है, जब से पीएसएल आया उसके बाद से जो पीएसएल वाले लड़के टीम में जगह बनाते थे तो उसी बेस पे वो लोग जो हैं वो वनडे टीम के अंदर और टेस्ट टीम के अंदर भी उसी बुनियाद पर शामिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को उनकी टेक्निक्स के अंदर जो फॉल्ट होते थे, जो कि पाकिस्तान को उसका पे बैक करना पड़ता था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो अब देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के बंदे दो तीन जो बंदे, ये सारे डोमेस्टिक ही हैं, 3-4 जो आपने नाम लिए हैं, मोहम्मद साजिद हैं और नुमान, दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं। कोई भी इनमें से जो इमाद वसीम और शादाब खान की तरह पीएसएल का स्टार नहीं है, हालांकि उनको कम लोग जानते हैं। स्टार तो हमारे शादाब और इमाद वसीम वगैरह हैं, लेकिन जो परफॉर्मर है वो खैर पाकिस्तान की बात तो अब कल हम यकीनन लाजमी करेंगे, अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो बहुत बड़ी ये बात होगी टीम पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया पे चलते हैं। 46 पे ऑल टीम आउट हुई है और रोहित शर्मा के एक बहुत ही गलत फैसला ओवरकास्ट कंडीशन पे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां अगर हो सकता है न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती तो वो भी शायद बुमराह सिराज का स्पेल ना खेल पाते और 150 तक मैक्सिमम न्यूजीलैंड जाती। इस चीज़ को आप कहाँ लेते हैं कि क्या अब टीम इंडिया यहाँ से कम बैक कर सकती है, क्योंकि 138 की लीड हो चुकी है और 7 विकेट अभी भी बाकी, और डेमन कॉनवे कहीं ना कहीं आईपीएल का जो उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया है, उनको पता था कि मैंने अश्विन और जसप्रीत बुमराह को कैसे टारगेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से उसने टारगेट किया बुमराह को, रविचंद्र अश्विन को स्पेशली स्वीप और रिवर्स स्वीप पे गए आते ही, तो इस चीज़ को लेकर मतलब आप कहाँ देख रहे हैं कि अब क्या टीम इंडिया के पास अब भी चांसेस हैं को इस मैच को लीड कर सकते हैं, जीत सकते हैं? हालांकि आज जैसे आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा अभी 15 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने मैच जीता, उस चीज़ को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि जो इंडिया के लिए चांसेस तो नो डाउट देखे ना, जब तक मैच अब हो नहीं जाते अगले 2 दिन जो हैं तो उस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो है अब जिस तरह सिनेरियो को देखा जाए आम तौर पे होता है, जिस तरह पहले पास्ट का डाटा अगर देखा जाए, इस तरीके से जब टीम कम रन पे आउट होती है तो उसके बाद जब आगे से इतनी लीड चढ़ जाती है तो वो भी काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल में जब लीड ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो भारत अगर लीड को फ़र्ज़ किया चेज़ कर भी लेता है तो टारगेट कितना दे पाएगा, तो मैच जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ अगर देखा जाए जिस तरीके से आज डे एंड हुआ है और धूप निकली हुई थी बेंगलुरु के मैदान में, मेरा ये मानना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 150 या 200 चलो 250 की भी लीड ले जाती है न्यूजीलैंड, उसके बाद टीम इंडिया वो 250 लीड को खत्म करके 450 पे पहुंच जाती है, जो नो डाउट कि सेकंड इनिंग में बनाना मुश्किल होता है, लेकिन हिस्ट्री इंडिया की रही है कि इंडिया ने किया है। जैसे हैदराबाद का वो मैच याद होगा, जैसे 575 या 76 किए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 67 पे 4-5 आउट हो गए थे, किंग विराट ने वहाँ रन्स बनाकर टीम इंडिया को सेव किया था। वहाँ अगर इसी तरीके के अगर टीम इंडिया का बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे जाते हैं, केएल राहुल आपके पास है, नेक्स्ट मैच में नेक्स्ट इनिंग में हो सकता है धूप निकली और इंटेंट वाली आप इनिंग्स खेल जाए और रन बना जाए तो टीम इंडिया कम बैक भी कर सकती, चांसेस हैं। जी बिल्कुल बाई चांस है। जी क्रिकेट बाई चांस है और चांसेस बिल्कुल हैं। अगर आपको याद हो 2012 के अंदर जब पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान ने 145 रन का सिर्फ टारगेट दिया था इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड की पूरी टीम 72 रन पे ढेर मतलब कि घर में खेलना इतना आसान नहीं होगा। अब जो पिच है, मतलब आज दूसरा दिन है, कल जो दिन होगा अगर धूप निकलेगी वो फास्ट के लिए नहीं बल्कि स्पिन के लिए पिच बेहतर हो जाएगी। अब उनके पास अश्विन और जडेजा है। जी नेचुरल जो कंडीशंस है वो तो सब कॉन्टिनेंट की रहेंगी ना, बेशक एक दिन हो सकता है वो थोड़ा सा पिच के ऊपर ग्रास भी है तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमारे बरसीर में 4-4 5-5 दिन इंग्लैंड वाली कंडीशन रहे कि जिस तरीके उधर ओवरकास्ट में मतलब बादल हुए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, हवा चलती है, गेंद स्विंग होता है, तो ये स्पिन को भी सपोर्ट करेगी नेक्स्ट जाके, तो कुछ भी हो सकता है। खैर अगर 170-80 कर जाता है तो इंशाल्लाह। चलें जी, कल बात करेंगे इस पे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।